कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एकदम शून्य से करता है। एकदम जीरो से, हाँ। मतलब सड़क किनारे ट्रकों को धोने और भैंस चराने से लेकर सीधे करोड़ों के साम्राज्य तक। बिल्कुल, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देना जिसकी कीमत उस समय 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो। और ये बात हम 70 और 80 के दशक की कर रहे हैं, तो 50 करोड़ आज के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है ना? उस इंसान ने अपने लिए एक ऐसा आलीशान महल बनवाया था जहां वो अपनी कार सीधे अपने दूसरे माले के बेडरूम तक ले जा सकता था। बाप रे, सुनने में एकदम किसी फिल्म की सक्सेस स्टोरी जैसा लगता है। हाँ, बाहर से देखने पे सब एकदम बेदाग लगता है, लेकिन तब क्या हो जब उसी खून पसीने से बनाए गए महल की नींव में उसी के अपने परिवार का लालच दीमक नहीं बल्कि डायनामाइट की तरह लग जाए। बहुत ही खौफनाक स्थिति है ये। आज के इस विश्लेषण में हम उन दस्तावेजों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों और खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट्स के पन्नों को पलट रहे हैं। जी, हरियाणा हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले ने 24 साल बाद इस केस को फिर से खोल दिया है। हाँ, फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ एक अपराध की टाइमलाइन को समझना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक अंधेरे को समझना है जो इंसान को बिल्कुल अंधा कर देता है। सही का। और साथ ही हम भारत की न्याय प्रणाली के उन पेंचों को भी डिकोड करेंगे जहां एक कागजी गलती 8 लोगों के हत्यारों को जेल से बाहर निकाल सकती है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। तो आइए इसे समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस आदमी से जिसने जीरो से पूरा साम्राज्य खड़ा किया, रेलूराम पुनिया। देखिए, रेलूराम की कहानी वास्तव में 70 और 80 के दशक की उस क्लासिक महत्वाकांक्षा को दिखाती है जहां लोगों को लगता था कि कोई सीमा नहीं है। हाँ, मतलब एक साधारण ट्रक क्लीनर से शुरुआत करना। जी, और फिर फरीदाबाद में काले तेल यानी क्रूड ऑयल के व्यवसाय में प्रवेश करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, उनका व्यवसाय इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही सालों में फरीदाबाद और दिल्ली में आलीशान हवेलियां खड़ी हो गई। 100 एकड़ से अधिक जमीन, दर्जनों दुकानें और लग्जरी गाड़ियों का तो एक पूरा बेड़ा था उनके पास। और बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। 1996 आते आते उन्होंने राजनीति में भी एक मजबूत कदम रखा। हाँ, निर्दलीय विधायक चुने गए थे वो। मुझे उनका वो नारा याद आ रहा है, रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। हाँ, ये नारा उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे लगता था कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अजय था वो। लेकिन बाहर की दुनिया में जो व्यक्ति इतना अजय लग रहा था, उसके घर के अंदर की राजनीति पूरी तरह से एक टाइम बम बन चुकी थी। क्योंकि परिवार का ढांचा ही बहुत जटिल था। कैसे? मतलब 2 पत्नियां थी उनकी, है ना? जी, रेलूराम की पहली पत्नी से उनका एक बेटा था, सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा से 2 बेटियां थीं, सोनिया और प्रियंका। तो दरार कहाँ से आनी शुरू हुई? तनाव तब एकदम खतरनाक स्तर पर पहुंच गया जब सोनिया ने परिवार की मर्जी के खिलाफ संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली। संजीव, जो एक जूडो कराटे चैंपियन था? हाँ, चैंपियन तो था, लेकिन उसके पास कोई ठोस पेशा या आमदनी का जरिया नहीं था। दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि सोनिया लगातार अपने पिता पर दबाव बना रही थी। बिल्कुल, कि वो उसे संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दे, शायद 50 एकड़ जमीन बेचकर सीधा नकद पैसा दे दे। लेकिन रेलूराम ने साफ इनकार कर दिया। अब कोई भी आम इंसान ये सोच सकता है कि अगर पिता पैसे नहीं दे रहा है तो इंसान खुद अपनी मेहनत करेगा, अपना रास्ता तलाश लेगा। हाँ, आमतौर पर लोग यही करते हैं। लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया इतनी चरम क्यों हो गई? यहीं पर हमें रिलेटिव डेप्रिवेशन यानी सापेक्ष वंचना के मनोविज्ञान को समझना होगा। अच्छा, ये क्या होता है? देखिए, सोनिया के लिए ये महज 50 एकड़ जमीन का मामला नहीं था। ये एक गहरे अस्तित्व के संकट और असुरक्षा की भावना थी। मतलब उसे डर था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, उसे हर पल ये डर सताता था कि अगर उसने अभी अपना हिस्सा नहीं लिया तो रेलूराम ये पूरा का पूरा साम्राज्य जो सैकड़ों करोड़ का था, उसके सौतेले भाई सुनील के नाम कर देंगे। बाप रे, मैंने पढ़ा कि संपत्ति को लेकर दोनों भाई बहनों के बीच कई हिंसक झड़पें भी हो चुकी थी। हाँ, यहाँ तक कि एक बार सोनिया ने सुनील पर बंदूक तक तान दी थी। यार, ये केवल लालच नहीं था फिर? नहीं, ये एक ऐसा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका था जहां उसे लगता था कि सुनील का वजूद ही उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिना मेहनत के अपार धन पाने की जो चाहत थी, वो इस असुरक्षा के साथ मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बन गई। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कॉकटेल। और इसी कॉकटेल ने
23 और 24 अगस्त 2001 की उस काली रात की रूपरेखा तैयार की। जी, जब लालच ने सारी हदें पार कर दी। सोनिया ने अपनी छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन मनाने का एक बहाना गढ़ा। वो खुद प्रियंका को उसके हॉस्टल, जिंदल स्कूल से लेकर लिटानी मोर के फार्म हाउस आई पूरे परिवार को एक तथाकथित सरप्राइज पार्टी के लिए इकट्ठा किया गया। और फिर जश्न शुरू हुआ। लेकिन जश्न के बीच सोनिया ने उस खीर में अफीम मिला दी, जो पूरे परिवार को परोसी गई। सोनिया और संजीव ने खुद वो खीर नहीं खाई। उन्होंने बस सब्र के साथ इंतजार किया कि कब अफीम का नशा सब पर हावी हो जाए। और जब सब गहरी नींद में चले गए, तब उन्होंने हत्याओं के उस सिलसिले को शुरू किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और हत्या के लिए कोई आधुनिक हथियार नहीं। ने ट्रैक्टर को उठाने वाली एक भारी लोहे की रॉड इस्तेमाल की गई। इस क्रूरता का जो स्तर है ना, वो इसे साधारण हत्या से अलग करता है। ये एक फैमिली एनहिलेशन यानी परिवार के पूर्ण विनाश का क्लासिक मामला है। उन्होंने एक एक करके 8 लोगों को उस लोहे की रॉड से कुचल दिया। रेलू राम, उनकी पत्नी कृष्णा, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, बहन प्रियंका और सुनील के 3 छोटे बच्चे। ये बहुत ही विचलित करने वाला है। यही वो हिस्सा है जो मेरे गले से बिल्कुल नहीं उतरता। मतलब मैं एक पल के लिए समझ सकता हूं कि प्रॉपर्टी के विवाद में एक बहन अपने भाई या पिता को गुस्से में मार दे। हाँ, गुस्से में ऐसे अपराध होते हैं। लेकिन सुनील के 3 बच्चे, 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और महज 45 दिन की एक बच्ची प्रीति। जी, 45 दिन की बच्ची किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? शुरुआती बयानों में यह दावा किया गया था कि यह सब गुस्से में हुआ। लेकिन 45 दिन की बच्ची को लोहे की रॉड से मारना, ये कोई गुस्से का विस्फोट तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। अपराध मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो 45 दिन की वो बच्ची उनके लिए कोई इंसान या परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। तो क्या थी? वो महज एक भविष्य की कानूनी वारिस थी। परिवार को पूरी तरह से खत्म करने वाले अपराधी बेहद ठंडे और कैलकुलेटिंग दिमाग के होते हैं। मतलब उन्हें डर था कि बच्चा बड़ा होकर हिस्सा मांग लेगा। बिल्कुल। अगर परिवार का एक भी सदस्य, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु भी जिंदा बच जाता, तो भविष्य में वो संपत्ति का कानूनी तौर पर दावा कर सकता था। सोनिया और संजीव कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। मैंने ट्रू क्राइम रिपोर्ट्स में एक बहुत ही डराने वाला विवरण पढ़ा था। कौन सा? कि जब पहली हत्या हुई तो सोनिया ने कथित तौर पर संजीव से कहा था, मुबारक हो, पहला खून हो गया। बाप रे! ये वाक्य ही इस बात का प्रमाण है कि ये कोई क्षणिक क्रोध नहीं था। ये एक सोची समझी व्यावसायिक परियोजना की तरह अंजाम दिया गया हत्याकांड था। और इस पूरी योजना का अगला चरण और भी ज्यादा शातिर था। हाँ, खुद को बचाने की साजिश। सुबह करीब 4:45 बजे सोनिया टाटा सुमो गाड़ी लेकर फार्म हाउस से निकलती है और आधे घंटे के बाद वापस लौट आती है। जी। उसके बाद वो कीटनाशक यानी एल्यूमिनियम पॉइजन पीने का नाटक करती है। वो मुंह से झाग निकालने की कोशिश करती है और बरामदे में लेटकर चीखती है कि कोई उसे बचाए। वो एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही थी जहां बाहर से कोई हमलावर आया, उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और सोनिया किसी तरह आत्महत्या का प्रयास करके एक पीड़ित की तरह देखी जाए। देखिए, वो जो आधे घंटे का समय था जब वो टाटा सुमो लेकर बाहर गई, वो पूरी तरह से संजीव को सुरक्षित भागने का रास्ता देने के लिए था। तो उसने सोचा कि अगर वो खुद को जहर का शिकार दिखाएगी तो पुलिस की सहानुभूति हासिल कर लेगी। बिल्कुल। उसे लगा पुलिस का ध्यान बाहरी दुश्मनों पर चला जाएगा, जो कि एक रसूखदार नेता के काफी हो सकते थे। उसने एक परफेक्ट क्राइम रचने की अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन वो एक बुनियादी चीज भूल गई कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करती है। हाँ, सबूत तो छूट ही जाते हैं। अपराध स्थल से पुलिस को उसी के बेडरूम से एक डायरी में लिखा सुसाइड नोट मिल गया, जो माय डियर संजीव से शुरू होता था। सबसे बड़ी गलती। उस नोट में उसने साफ साफ लिखा था कि उसका परिवार उसे दुश्मन मानता था, इसलिए वो सबको खत्म करके अपनी जान दे रही है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत उलझाने वाला है। कैसे? अगर वो बाहर के हमलावरों की कहानी गढ़ रही थी, तो उसने खुद ही अपने खिलाफ इतना बड़ा सुसाइड नोट क्यों छोड़ा? ये अपराधियों के अति आत्मविश्वास का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो वे कागज पर एकदम सटीक लगती हैं। शायद शुरू में उसकी योजना वास्तव में संजीव के साथ मिलकर आत्महत्या करने की रही हो, और नोट उसी मानसिकता में लिखा गया हो। एकदम सही। लेकिन बाद में वो मुकर गई और उसने जिंदा बचने की योजना बना ली, पर वो उस नोट को नष्ट करना भूल गई। बाप रे, इतनी बड़ी चूक।
वो एक चूक पूरे केस की धुरी बन गई। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो विज्ञान और फोरेंसिक्स ने उनके झूठ की परतें उधेड़ना शुरू कर दिया। ओह, जैसे संजीव का पॉलीग्राफ टेस्ट। हाँ, वो हिस्सा बहुत दिलचस्प है। मैंने पढ़ा कि टेस्ट के दौरान संजीव जानबूझकर अपनी सांसें रोक ले रहा था ताकि मशीन को धोखा दे सके। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट फिल्मों की तरह होते हैं, जहां झूठ बोलते ही लाल बत्ती जल जाती है। ऐसा असल में नहीं होता। तो अगर वो अपनी सांसें रोक रहा था तो मशीन ने उसे पकड़ा कैसे? देखिए, पॉलीग्राफ कोई जादू नहीं है। यह एक मशीन है जो आपके शरीर के फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस यानी शारीरिक तनाव को मापती है। जैसे? हृदय गति या पसीना आना। बिल्कुल, हृदय गति, पसीना और सांस लेने की गति। जब टेस्ट शुरू होता है तो ऑपरेटर पहले एकदम सामान्य सवाल पूछता है ताकि आपके शरीर का एक बेस लाइन या सामान्य स्तर सेट हो सके। अच्छा, और संजीव ने यहाँ क्या चालाकी की? संजीव बहुत चालाक था। जब उससे सामान्य सवाल पूछे जा रहे थे तो वो अपनी सांस रोककर शरीर में कृत्रिम तनाव पैदा कर रहा था। मतलब वो ये दिखाना चाहता था कि उसका शरीर हमेशा ही तनाव में रहता है। हाँ, ताकि जब हत्या से जुड़े असली सवाल आएं तो मशीन कोई बदलाव ही दर्ज न कर सके। यार, ये तो बहुत शातिर दिमाग है ना? लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञ इतने नासमझ नहीं होते। मशीन पर सांस रोकने के पैटर्न्स बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। तो मतलब उसकी चालाकी ही उस पर भारी पड़ गई। बिल्कुल। इस हरकत ने ही साबित कर दिया कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और जानबूझकर सच छिपा रहा था। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो इस केस को पूरी तरह से सील कर दिया। सोनिया का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कबूलनामा, जिसे जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। हाँ, अस्पताल में जब सोनिया को होश आया तो उसका बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने अदालत में बहुत शोर मचाया कि ये बयान पुलिस ने जबरदस्ती लिया है। उनका तो काम ही यही है। उनका दावा था कि सोनिया के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए गए हैं। ये थ्योरी थोड़ी देर के लिए विश्वसनीय लग सकती है क्योंकि पुलिस के दबाव के मामले भारत में आम है। बिल्कुल, लेकिन इस थ्योरी की धज्जियां तब उड़ गईं जब ये पता चला कि बयान पुलिस ने नहीं लिया था। भारत की न्याय प्रणाली में इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पुलिस के सामने दिए गए कबूलनामे की अदालत में बहुत कम अहमियत होती है, क्योंकि दबाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। एकदम सही। इसीलिए इस मामले में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अस्पताल बुलाया गया था। अच्छा, तो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सब हुआ? हाँ, मजिस्ट्रेट का काम ही ये सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति बयान दे रहा है वो बिना किसी डर या लालच के ऐसा कर रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूरे 2.5 घंटे तक सोनिया का बयान दर्ज किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस पूरे समय कमरे में कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। जी, मेडिकल टीम ने पहले उसे बयान देने के लिए पूरी तरह से फिट घोषित किया और उसके बाद उसने एक-एक हत्या का विस्तार से वर्णन किया। तो इस तरह के न्यायिक कबूलनामे को अदालत में काटना बचाव पक्ष के लिए लगभग असंभव हो जाता है। असंभव ही समझिए। और संजीव भी कम नहीं था। उसने कहा कि वो तो उस रात फार्म हाउस पहुंचा ही नहीं था, रास्ते में ही गाड़ी से उतर गया था। ये उसका एलिबाई यानी बचाव था। हाँ, लेकिन पुलिस ने उस बस के कंडक्टर को ढूंढ निकाला जिसमें संजीव ने सफर किया था। और इतना ही नहीं, ने सुबह 7:20 पर कॉल किया था। उस जमाने में जब कॉल रिकॉर्ड्स इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, पुलिस की ये बारीकी हैरान करने वाली है। और इसके अलावा संजीव ने कुछ आम लोगों के सामने, जिनमें डॉक्टर रजनी गांधी शामिल थीं, अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था। ओह, जिसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी गैर न्यायिक कबूलनामा। हाँ, तो जब ये गैर न्यायिक कबूलनामा मजिस्ट्रेट के सामने सोनिया के बयान, सुसाइड नोट और गवाहों के बयानों के साथ जुड़ा, तो परिस्थितिजन्य सबूतों की एक ऐसी मजबूत श्रृंखला बन गई जिससे बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से न्याय का एक ऐसा सफर शुरू होता है जिसे देखकर कोई भी आम नागरिक अपना सिर पकड़ ले। 24 साल लंबी कानूनी भूल भुलैया। आइए इस सजा के पेंडुलम को देखते हैं। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर 1 साल बाद 2005 में हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। फिर 2007 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फांसी की सजा तय कर दी। ऐसा लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही तय की हुई फांसी को वापस उम्र कैद में बदल दिया। मतलब ये कैसे हो सकता है?
अदालतें अपने ही फैसलों को इस तरह क्यों पलट रही थी? देखिए, ये उतार चढ़ाव भारत में फांसी की सजा के अत्यंत दुर्लभ यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत और दया याचिकाओं से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। अच्छा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये अपराध इतना जघन्य है कि फांसी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन इसके बाद सोनिया और संजीव ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशंस यानी दया याचिकाएं दायर की। और उन याचिकाओं पर फैसला आने में सालों लग गए। बिल्कुल। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि अगर दया याचिकाओं के निपटारे में अनुचित और अत्यधिक देरी होती है तो ये कैदी के मौलिक अधिकारों का हनन है। मतलब कैदी सालों तक फांसी के फंदे के साए में नहीं जी सकता। जी, इसी देरी के आधार पर उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। ये फैसला अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर रहा था, बल्कि राज्य की प्रशासनिक विफलता को दिखा रहा था। बिल्कुल सही। यार, ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि राज्य की देरी का फायदा अपराधियों को मिला। और संजीव ने इसे उदारता का क्या सिला दिया? वो तो सबको पता है। जब उसे 2018 में पैरोल मिली तो वो वापस जेल गया ही नहीं। वो मेरठ भाग गया और वहां भेष बदलकर एक बाबा बन गया। पुलिस को उसे दोबारा पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। हाँ, लेकिन अब हम आते हैं उस घटनाक्रम पर जिसने इस केस को आज 2025 में फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वो हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला। बिल्कुल। दिसंबर 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनिया और संजीव को अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल दे दी। 8 लोगों की हत्या करने वाले, पैरोल तोड़कर भागने वाले अपराधी जमानत पर बाहर आ गए। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है। देखिए, ये किसी को भी मजाक लग सकता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासनिक कानून की उस कठोरता का उदाहरण है जहां सरकार की एक तकनीकी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तकनीकी गलती? कैसी गलती? हाईकोर्ट ने ये जमानत इसलिए दी क्योंकि राज्य के गृह विभाग ने 2002 की प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी को लागू करते समय एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक चूक कर दी थी। अच्छा। इस पॉलिसी के क्लॉज 4I के अनुसार जब सरकार किसी कैदी की रिहाई पर विचार करती है तो उसे केवल पिछले 5 वर्षों के जेल आचरण का मूल्यांकन करना होता है। ओके, केवल पिछले 5 साल देखने होते हैं। जी, लेकिन सरकार ने उनकी रिहाई खारिज करने के लिए संजीव के उस अपराध का हवाला दे दिया जब वो सालों पहले पैरोल से भाग गया था। तो अदालत ने कहा कि सरकार अपने ही बनाए नियम का उल्लंघन कर रही है। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि आप नियम के खिलाफ जा रहे हैं। यार, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने RTO ऑफिस जाएं। हाँ। और नियम यह है कि वे केवल पिछले 5 साल का आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड देखेंगे, लेकिन वे आपका लाइसेंस इस आधार पर रद्द कर दें कि 15 साल पहले आपने रेड लाइट जंप की थी। एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब भले आप एक बहुत खराब ड्राइवर हो, लेकिन कानूनी तौर पर ऑफिस ने अपने ही नियम तोड़ दिया। जी, हाईकोर्ट ने इसी बात को पकड़ा और सरकार के आदेश को पूरी तरह से विकृत और अवैध बताकर उन्हें अंतरिम राहत दे दी। तो मतलब हाईकोर्ट भावनाओं पर नहीं जाता कि अपराध 24 साल पहले कितना भयानक था। बिल्कुल नहीं। अदालत बस ये देखती है कि क्या आज राज्य सरकार ने नीति का सही पालन किया है या नहीं। सरकार की इसी कागजी गलती ने इन अपराधियों को एक बहुत बड़ा लूप होल दे दिया। बाप रे। लेकिन असली चक्रव्यूह तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ जेल से बाहर आने की कहानी नहीं है। हाँ, संपत्ति का विवाद। 2001 में जिस संपत्ति, जिस दौलत के लिए ये खौफनाक खून खराबा हुआ था, 24 साल जेल में रहने के बाद भी उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। लालच कभी खत्म नहीं होता। 2025 में जैसे ही जमानत का रास्ता साफ हुआ, सोनिया ने जेल के भीतर से ही लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को एक पत्र लिख दिया। जी, ये बहुत ही चौंकाने वाला कदम था। वो उसी लिटानी मोड़ की हवेली, उसी दौलतपुर की 100 एकड़ जमीन और नांगलोई की दुकानों पर अपना और अपने 24 वर्षीय बेटे प्रशांत का मालिकाना हक मांग रही है। और सोचिए, 8 हत्याएं, 24 साल की जेल और कहानी फिर से वहीं लौट आई है। ये हिस्सा मानवीय लालच और कानूनी दर्शन का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अभी वो संपत्तियां किसके पास हैं? वर्तमान में वे संपत्तियां रेलूराम के भाई के परिवार यानी सोनिया के चचेरे भाई जितेंद्र पूनिया के कब्जे में है और वे इस दावे का कड़ा विरोध कर रहे हैं। और कानून क्या कहता है इस पर? यहीं पर भारत का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट सामने आता है। इसकी धारा 25 बहुत स्पष्ट है।
क्या कहती है धारा 25? ये पब्लिक पॉलिसी के एक स्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही किए गए अपराध का लाभ नहीं उठा सकता। अच्छा। धारा 25 साफ कहती है कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या की साजिश रचता है, वो उस मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के अयोग्य हो जाता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सोनिया तो कानूनी रूप से उस संपत्ति को छू भी नहीं सकती। बिल्कुल, कानून उसे कभी विरासत नहीं सौंपेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट या नैतिक अंधा मोड़ आ जाता है। सोनिया का बेटा प्रशांत। जी, यही सबसे बड़ा पेच है। जिस रात ये हत्याकांड हुआ, प्रशांत की उम्र महज 1.5 साल थी। जी, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसके हाथ खून से नहीं रंगे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो धारा 25 सोनिया को तो रोकती है, लेकिन क्या वो प्रशांत को रोक सकती है? देखिए, यहीं पर कानून और नैतिकता की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। धारा 25 हत्यारे को अयोग्य ठहराती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उस हत्यारे की अयोग्यता की छाया उसके वंशजों पर भी पड़ेगी। मतलब क्या एक निर्दोष बेटा उस संपत्ति पर दावा कर सकता है? जो तकनीकी रूप से उसकी माँ को मिलनी चाहिए थी, लेकिन माँ के अपराध के कारण उसे नहीं मिल सकती। हाँ। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर सिविल कोर्ट्स में आने वाले कई सालों तक बहस होगी। यार, ये विचारी रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, क्या कोई भी अदालत, कोई भी कानून एक ऐसे वारिस को उस आलीशान हवेली का मालिक बना सकता है जिसकी नींव में उसके अपने ही सगे नाना नानी, मामा मामी और यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे भाई बहनों का खून मिला हो? बिल्कुल। 2001 से लेकर 2025 तक का ये सफर हमें दिखाता है कि असीमित धन की चाहत सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को एक कानूनी और नैतिक दलदल में ढकेल देती है। ये मामला ये भी साबित करता है कि न्यायपालिका केवल एक सीधी रेखा में नहीं चलती। हाँ, दोनों तरफ पेंडुलम घूमता है। एक तरफ वो बिना किसी दबाव के दिए गए मजिस्ट्रेट के सामने के कबूलनामे पर भरोसा करके सजा मुकर्रर करती है, और दूसरी तरफ एक प्रशासनिक क्लॉज 4I की अनदेखी करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए हत्यारों को जमानत दे देती है। हम अक्सर खबरों को बहुत सतही तौर पर पढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आप उन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि कानून की व्याख्या और इंसान का लालच दोनों ही असीमित हैं। सच में ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है ना? जिस पैसे के लिए ये परिवार खत्म हुआ, वो पैसा आज भी अदालती कागजों में अटका हुआ है, बस दावेदार बदल गए हैं। जी। क्या प्रशांत उस संपत्ति का कानूनी वारिस बनेगा? क्या लालच रूपी वह दीमक अब दूसरी पीढ़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, या फिर धारा 25 का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि वो इस खूनी विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर दे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न तो 2001 में था और शायद 2025 में भी नहीं है। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।